गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जीएनएम फर्स्ट ईयर एग्जाम पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स मल्टीपल चॉइस कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में। आपने देखा होगा कि एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे जो पहले है मैंने आपको करवाया है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। उसके 500 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए लगभग। अब इसके अंदर भी 300 400 या 300 क्वेश्चन इसमें भी करवाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स से। तो एग्जाम पैटर्न फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर प्रीवियस 10 ईयर्स से 20 में आया हुआ है सारे सॉल्व होंगे। बने रहिए मेरे साथ में, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। इस पे यदि आपको पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है उस कंडीशन में आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे भेजें। उसके बाद में आपको परमिशन दिया जाएगा और उसके बाद में आपको क्लास के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या रहेगा कि ये खाली जगह रहेगी, ठीक है ना। ये क्या रहेगा, ये बीच में क्या रहेगा, खाली जगह रहेगी। उसको क्या करना है, भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 to 7 देखने को मिलता है। 5 to 7 ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं द प्राइमरी या प्राइम सोर्स ऑफ ऑल वाटर इज, पानी का मुख्य स्रोत क्या है। आपने देखा होगा जो बारिश का पानी होता है वो एक प्राइमरी होता है, ठीक है ना। सभी प्रकार के पानी का मुख्य स्रोत होता है, मेन होता है रेन वाटर, RAIN, रेन वाटर। बरसात का पानी लिख लीजिएगा पहले के अंदर, रेन वाटर, ठीक है बच्चों। देखिएगा रेन वाटर, इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर आंसर क्या रहेगा, रेन वाटर। दूसरा है सबसे अच्छा सैनिटरी लेट्रिन होता है। आपने देखा होगा कि जो सैनिटरी लेट्रिन होता है वो वाटर सील लेट्रिन होता है, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण फैलने की संभावना नहीं रहती है। इसके अंतर्गत एक हौद बनाया जाता है, कुआं बनाया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर पानी और लेट्रिन उसमें जाता है। तो इस प्रकार से वाटर सील लेट्रिन होता है वो सबसे बेस्ट टाइप का और सबसे सेफ टाइप का क्या है, सैनिटरी लेट्रिन होता है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत बच्चों क्या आएगा, वाटर सील लेट्रिन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ए परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन द मेल के अंदर परमानेंट स्टरलाइजेशन का मेथड है, कौन सा है। मैंने आपको परमानेंट मेथड ऑफ द स्टेरिलाइजेशन के अंदर बताया था, तो क्या था, वासेक्टोमी। इसके अंदर आएगा वासेक्टोमी। वास डिफेंस है, उसको क्या करना, रिमूव कर देना, वासेक्टोमी कहलाता है। तो ये है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर बात करें, यदि यहाँ पे मेल के अंदर तो है वासेक्टोमी, तो फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल के अंदर क्या होगा, ट्यूबेक्टोमी का मतलब वो होता है ट्यूब को रिमूव करना। कौन सी ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करना, ठीक है ना। ये परमानेंट मेथड के अंदर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। वासेक्टोमी जिसके अंतर्गत वास डिफेंस, जो स्पर्म को ले जाने के लिए एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है, उसको क्या कर देते हैं, कट कर दिया जाता है, वासेक्टोमी कहते हैं। साथ ही साथ में फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फैलोपियन ट्यूब फीमेल के अंदर होगा, वासेक्टोमी होगा वो मेल के अंदर होगा। ये दोनों ही है, क्या है, स्टरलाइजेशन का मेथड है, वो भी कौन सा, परमानेंट। नेक्स्ट बात करते हैं मिल्क का मुख्य स्रोत है, दूध का मुख्य स्रोत क्या है, मिल्क इज ए रिसोर्स, सबसे मुख्य
किसका? कैल्शियम का। तो यहां पे क्या आएगा? कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम। विटामिन ए की कमी से होती है। देखो विटामिन ए की कमी से यहां पे लिखा हुआ है, खाली जगह क्या होता है? मैंने आपको बताया था जितने भी विटामिन हैं उसके बारे में आपको कंट्रास्ट करना है, उसको याद करना है, ये जरूरी है, ये हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, एक समाज की एक बेसिक यूनिट होती है, इकाई होती है। कौन सी होती है? फैमिली। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। दूसरी बात करते हैं, मलेरिया का उपचार से होता है। किससे होता है? मलेरिया के अंदर दी जाने वाली दवाई होती है, एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है। कौन सी होती है? एंटी मलेरियल ड्रग्स। हरिओम। मलेरिया के अंदर दी जाने वाली दवाई होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोक्विन, है ना। ये क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स। जिस वर्ड के आगे एंटी लगता है उसका मतलब होता है विपरीत। मलेरियल मतलब मलेरिया। एंटी मलेरियल ड्रग्स वह ड्रग्स जिसके अंतर्गत मलेरिया को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाइयां होती है, जिसके अंतर्गत क्लोरोक्विन, ये क्या है? मलेरिया को ठीक करता है। तो इस प्रकार से मलेरिया का ट्रीटमेंट किसके द्वारा होता है? क्लोरोक्विन, है ना। क्लोरोक्विन ड्रग्स है उसके द्वारा। बहुत सारी एंटी मलेरिक ड्रग्स है, ठीक है ना, उसको यहां पे लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि क्लोरोक्विन ही देना है, और बहुत सारी ड्रग्स है। दूसरा है, रागी का मुख्य स्रोत है। रागी इज ए रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। रागी होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। रागी खाना का चीज है, ठीक है ना, खाने का है, और वो उसके अंदर दाने दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने। दूसरी बात करते हैं, द एमिनो एसिड आर द सिंपल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, है ना, सिंपल फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। तो एमिनो एसिड प्रोटीन का सरल नमूना है, ठीक है ना। जिसके अंदर एमिनो एसिड आए, एमिनो एसिड आता है तो उसको, ये किसका सरल रूप है? प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। जैसे आपने देखा होगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है ना, ये सारे क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो एमिनो एसिड होते हैं, उसके वो प्रोटीन का एक सरल रूप होता है। जैसे ही एमिनो एसिड आता है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये क्या है? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पोलियोमाइलाइटिस का कारण होता है। अब पोलियोमाइलाइटिस देखिएगा, पोलियोमाइलाइटिस इज ए काज्ड बाय द वायरस पोलियो वायरस। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस भी लिख सकते हैं या पोलियो वायरस लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीसीजी का टीका के लिए होता है। बीसीजी किसके लिए देते हैं? टीबी के लिए देते हैं। बीसीजी देते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के अंदर। अब बच्चों इसको आप क्या डाल दें? इसके अंदर वीवीआई के अंदर क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं कहूं कि इम्यूनाइजेशन हो या नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हो, उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा, यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बीसीजी से एक न एक क्वेश्चन आएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन बीसीजी के अंदर बनता है? यदि बीसीजी आया है तो उसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा है, बीसीजी देते हैं, उसका डोज याद रखना है, उसका रूट याद रखना है, उसको डिजोल्व किसमें करते हैं, डिजोल्व किसके अंदर करते हैं, ये सारी बातें याद रखनी है। कौन सी बीमारी के अंदर किसके अंदर ट्रीटमेंट, कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, ये सारी बातें याद रखना है।
एक बार रिवाइज करता हूं, बीसीजी का फुल फॉर्म है बेसिलेट कॉलमेट ग्यूरिन। दूसरी बात है, ये तो हो गया फुल फॉर्म। डोज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बीसीजी की डोज देते हैं यदि 4 वीक से कम है, यदि बच्चे को 4 वीक से पहले लगाते हैं, एट द बर्थ, जन्म से लेकर के 1 महीने से पहले लगाते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर 0.05 ml देंगे। यदि एबो 4 वीक्स, यदि 1 महीने से बाद में लगाते हैं बीसीजी का वैक्सीन, ऐसी कंडीशन में 0.1 ml लगाते हैं। रूट की बात करते हैं तो इंट्राडर्मल रूट से आईडी रूट से जाएगा बच्चों, इस बात का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ में डिजोर किसके अंदर करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताया था बीएन, एन का मतलब था कि नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन। इतनी बातें याद रखनी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीसीजी का वैक्सीन होता है वो एक पाउडर फॉर्म के अंदर आता है, तो उस पाउडर फॉर्म को किसके अंदर घोलेंगे, बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, बहुत सारे वाटर पानी रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल सलाइन, स्टेराइल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, आरएल। तो इसके अंतर्गत सबसे बेस्ट रहता है डिजोल्व करने का, वो रहेगा नॉर्मल सलाइना, क्योंकि इस प्रकार से डिजोल्व करने से उस वैक्सीन अच्छी तरह से घुल जाएगी तथा उस बच्चे को इंजेक्शन देते टाइम में उसको इरिटेशन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो इतनी बातें बच्चों इसके अंतर्गत याद रखना है। दूसरा है ट्रीटमेंट बीसीजी किसके लिए देते हैं, किसको रोकने के लिए देते हैं, टीबी को रोकने के लिए दी जाने वाली एक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में जो वैक्सीनेशन करते हैं, टीकाकरण करते हैं, वो टीबी को रोकने के लिए। मीजल्स का टीका महीने पर देते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मीजल्स का वैक्सीन देते हैं वो 9 मंथ पे देते हैं। 9 मंथ पे ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि 9 मंथ तक बच्चे के अंदर, मदर से फीटस के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी आ रखी होती है, इसलिए 9 मंथ पे दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, जब बात करते हैं बीसीजी के अंदर मीजल्स का, मीजल्स को बच्चों हिंदी में बोलते हैं खसरा, खसरा। अब ये भी, इसको भी बच्चों आप स्टार में लगा दो, इसको भी स्टार बना दो, ये वीवीआई के अंदर जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जितना बीसीजी इंपॉर्टेंट है उतना भी मीजल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा मीजल्स ने क्या कर रखी है, एमएससी कर रखी है। मीजल्स ने क्या कर रखी है, एमएससी कर रखी है। इसका मतलब है मीजल्स को कौन से रूट से दिया जाता है, उसका मार्ग क्या है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी दवाई देते हैं तो उसका कुछ न कोई रूट होता है, उसका मार्ग होता है। कई ऐसी दवाइयां होती है जो डायरेक्ट नस के अंदर देते हैं, कई ऐसी दवाइयां होती है वो इंट्राडर्मल रूट से जाती है, कई ऐसी दवाइयां होती है इंट्रामस्कुलर रूट से मांस के अंदर देते हैं, कई ऐसी दवाइयां होती है वो सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर देते हैं। तो मीजल्स का वैक्सीन जो दिया जाता है वो सब क्यूटेनस रूट से, जिसको बोल दूं एससी, एससी का मतलब क्या हुआ, सब क्यूटेनस रूट। बच्चों लिख लीजिएगा, सब क्यूटेनस रूट, इस रूट से देते हैं। तो मैंने एमएससी क्यों करवाई, क्योंकि एक ट्रिक बना दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत न हो। एमएससी मतलब एम का मतलब मीजल्स, एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस रूट। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये दवाई है, मीजल्स वाला वैक्सीन है, वो सबक्यूटेनियस रूट से ही जाता है। अब कितना जाता है वो तो आप जानते हैं, वो 0.5 ml जाएगा। कब दिया जाता है वो तो लिखा हुआ है, 9 मंथ में देते हैं। और 9 मंथ के साथ साथ में एक और दवाई देते हैं, विटामिन ए का घोल पिलाते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मीजल्स वैक्सीन इज गिवन इन 9 मंथ। एक बात यह याद रखना है, जिस प्रकार से बीसीजी वैक्सीन को डिजोल्व करते थे नॉर्मल सलाइन के अंदर, उसी प्रकार से ये भी मीजल्स का वैक्सीन आता है, वो भी पाउडर फॉर्म में आता है। उसको भी डिजोल्व करने के लिए कुछ पानी की जरूरत होगी। किस टाइप का पानी यूज करते हैं, एमडी। मीजल्स को एमडी, डी का मतलब होता है डिस्टिल वाटर। इसके अंदर बच्चों ट्रिक बनाइए, एमडी, एम का मतलब मीजल्स और डी का मतलब डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर
का यूज किया जाता है घोलने के लिए उस पाउडर फॉर्म को, मिजल्स वाले वैक्सीन को। मिजल्स का वैक्सीन होती है वो कौन सी बीमारी को रोकने के लिए उपयुक्त होती है? खसरा की बीमारी, जिसको मिजल्स के नाम से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसके बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। कितनी बातें? एक तो मिजल्स का वैक्सीन कौन से रूट से जाएगा? एमएससी रूट, मतलब सबक्यूटेनियस रूट से, पहली बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि मिजल्स का वैक्सीन होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, उसको एमडी, डी मतलब डिस्टिल वाटर, एम मतलब मिजल्स, मतलब डिस्टिल वाटर के अंदर घोला जाता है। तीसरी बातें हैं कि ये एमएससी है ना, ये भी याद रखना है आपको। इतनी बातें याद रखना है। 9 मंथ पे लगाया जाता है। साथ ही साथ में जब 9 मंथ पे ये लगाया जाता है तो एक जो विटामिन ए का डोज देते हैं, जो फर्स्ट टाइम के अंदर देते हैं, वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं बोटिजियम इज ए काज्ड बाय, बोटिजियम इज ए काज्ड बाय, क्या होता है इसके बारे में बताइए बच्चों? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल काज्ड बाय, बोटिजियम इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इसकी वजह से होता है। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल और क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंस, ये 3 प्रकार की उसकी क्लोस्ट्रीडियम की स्पेसीज होती है। 3 प्रकार के स्पेसीज रहती है क्लोस्ट्रीडियम के बारे में। परफेरिंग्स, एक तो है क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंग्स जो फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग कोज करता है। दूसरा है बोटिजियम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल जो बोटिजियम डिजीज कोज करता है। एक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो टिटनस कोज करता है। ठीक है, तो इसकी 3 प्रकार की स्पेसीज होती है। तो बोटुलिज्म इज काज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, इसके अंदर लिख लीजिएगा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम का 2 मुख्य स्रोत है। कौन कौन से? पहला तो हो गया मिल्क, दूसरा ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, और दूध है वो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स है? कैल्शियम और कैल्शियम का, ओनली कैल्शियम का। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज कवर द पॉपुलेशन, खाली जगह। बच्चों मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसके अंतर्गत बात करते हैं पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हिली एरिया और प्लेन एरिया, जिसके अंतर्गत 20,000 से लेकर के 30,000 की पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपको ग्राफ है वो याद रखना है बच्चों, ये ग्राफ है वो आपको याद रखना है। मैंने क्या बनाया? मैंने ये बताया कि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसके अंतर्गत पॉपुलेशन की बात करते हैं। यदि मैं रेंज के बारे में बात करूं तो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाता है, ये आप जानते हैं। दूसरी बात, यदि मैं कहूं कि इस 20,000 और 30,000 में से एक ऑप्शन होता है तो कौन से को सही करेंगे? आपको मैक्सिमम वाले को सही करना है। तीसरा क्वेश्चन पॉपुलेशन से रिलेटेड इस प्रकार से आता है, जैसे कि मैं कहूं, मैंने यहां पे लिखा है एच और पी, एच और पी। एच का मतलब होता है हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए 20,000, तब एक पीएचसी खोलेंगे। प्लेन एरिया जो मैदानी भाग होते हैं, समतल भाग होते हैं, उसके अंतर्गत बात करें तो 30,000 की पॉपुलेशन पे एक प्लेन एरिया खोला जाता है, नहीं सॉरी, मैदानी भागों के अंदर 30,000 की पॉपुलेशन पे एक पीएचसी खोला जाता है। इस प्रकार से पॉपुलेशन की बात करें तो रेंज देते हैं तो 20,000 से 30,000,
यदि मैं पॉपुलेशन की रेंज नहीं दी है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को क्या करना है, सही करना है। यदि ऑप्शन दिया है हिली एरिया तो 20,000, और यदि ऑप्शन दिया हुआ है मैदानी भाग, प्लेन भाग, तो ऐसी कंडीशन में 30,000। ये तीनों बच्चों याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रहना है, इसके अंदर क्वेश्चन गलत नहीं करना है। जिस प्रकार से बीसीजी और मीजल्स इंपोर्टेंट है, उतना ही जो अभी मैं आपको सारी जनसंख्या के बारे में लिखाऊंगा, जैसे कि सब सेंटर, पीएससी और सीएससी, वो इंपोर्टेंट है। यदि मैं कहूं कि इम्यूनाइजेशन के अंदर बीसीजी और मीजल्स इंपोर्टेंट है, तो इस प्रकार से सेंटर है, उसके अंदर सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, ये तीनों इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं, वैसे मैंने आपको ये सारी बातें पहले बताया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ लिया है, तो बहुत सारे कई क्वेश्चन ऐसे हैं, उसको भी यहां पे सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा, मैंने ये बताया था कि सब सेंटर, दूसरा है पीएससी, तीसरा है सीएससी। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो इसके अंतर्गत हिली एरिया, दूसरी बात करते हैं प्लेन एरिया, इसके अंतर्गत हिली एरिया, इसके अंतर्गत प्लेन एरिया, हिली और प्लेन, इसके अंतर्गत भी हिली और प्लेन। अब इसके अंतर्गत देखिएगा, पॉपुलेशन के अंदर सब सेंटर पे 3,000 से 5,000, इसके अंतर्गत लो, उसके बाद में 20,000 से 30,000, इसके अंदर 80,000 से 1000 को मैंने के लिख दिया बच्चों। आगे समझ में, ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये पॉपुलेशन का पैटर्न याद रखना है, हिली और प्लेन, ये रेंज याद रखना है। यदि कोई रेंज नहीं दिया है, कोई हिली नहीं दिया है, तो मैक्सिमम राइट करना है। दूसरा है इसका फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म, सब सेंटर, पीएससी, सीएससी की फुल फॉर्म याद रखनी है। तीसरा आपको क्या याद रखना है? तीसरा आपको याद रखना है स्टाफ। पॉपुलेशन के बाद में स्टाफ आपको याद रखना है। कितना स्टाफ होते हैं? स्टाफ होते हैं सब सेंटर पे कितना? 3 स्टाफ। उसके बाद में जो इसके अंतर्गत जो स्टाफ होता है पीएससी पे होता है, वो कितना होता है? 15 to 17। इसको रेंज में याद रखना है। हेलो, हाँ जी, हाँ गुड इवनिंग, बोलो। सर आपकी क्लास में लेना चाहता हूँ। मेरा अभी क्लास चल रहा है, आप मैसेज डाल दो, मैं देखूंगा, फ्री होऊंगा तब बात करूंगा आपसे, ठीक है? अब देखिएगा इसके अंदर सीएससी के बारे में बात करें तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो पॉपुलेशन होती है, सॉरी इसका स्टाफ पैटर्न होता है, वो कितना होता है? इसके अंतर्गत 25 से लेकर के 27 तक, या 24 लिख लो बच्चों, यहां पे 24, 24 से लेकर के 27। अब इसमें से 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिसके अंतर्गत एक क्वेश्चन बच्चों आएगा तो आएगा, इसको स्टार के अंदर डाल दीजिएगा, स्टार बना दो इसका, इसको वीवीआई के अंदर डाल दीजिएगा। तब तक मैं मोबाइल चार्ज लगा देता हूं। अरे मोबाइल कंप्यूटर चार्ज हो गया ना, इसको हटा देते ना।
बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिएगा, एक तो फुल फॉर्म याद रखना है, एक याद रखना है पॉपुलेशन, एक लिखना है स्टाफ पैटर्न। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है बेड। बेड कितना होगा? इसके अंदर सब सेंटर पे एक बेड, 1 बेड। इसके अंतर्गत पीएससी पे 6 बेड और सीएससी पे 30 बेड। हुआ कि नहीं हुआ? एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने बता दिया। बच्चों बेड, स्टाफ, पॉपुलेशन और फुल फॉर्म तीनों के तीनों की याद रखना है, ये जरूरी है, ये एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ये 3 ट्रायल सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें, आएगा क्वेश्चन आएगा। क्या लिखूं बच्चों इसके अंदर? क्वेश्चन आंसर क्या लिखूं बताओ? पीएससी इज कवर 30,000 की पॉपुलेशन पे जनसंख्या को कवर करता है। एक पीएससी 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करती है। दूसरी बात कहूं कि एक पीएससी होती है, उसके अंडर में कितने सब सेंटर होते हैं? 6 सब सेंटर होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी लिख ले, नोट कर ले कि 6 प्रकार की 6 सब सेंटर होते हैं, उसके ऊपर एक पीएससी होती है। या मैं कहूं कि एक पीएससी के अंडर में 6 सब सेंटर आते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम भारतवर्ष में आरंभ हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य जन्म दर को कम करना था। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेशनल फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वर्ष 1952, और इसका काम था जन्म दर को घटाना। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, देखो बच्चों, देखो एक तो आया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, पहले था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो 2 वर्ड है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उसके बाद में आया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब प्लानिंग को वेलफेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखो लिखा हुआ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम। एक तो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, एक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये क्या होता है? ये होता है, आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उस टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि लोगों को पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो लोगों को ला करके पकड़ करके उन लोगों की नसबंदी की जाती थी, जिसके अंतर्गत बहुत लड़ाई हुआ। सरकारी लोगों को तो नेसेसरी था कट करना, जो नौकरी करेगा उसका कट होगा। तो इस प्रकार से एक वो किस कंडीशन में था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर था। फिर बाद में एक ऐसा सुझाव आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर, इस प्रकार से प्रोग्राम के अंदर लोग डरते हैं क्योंकि लाना पड़ता है नसबंदी करने के लिए, तो इस प्रकार से का प्रोग्राम रखें, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम टाइप का प्रोग्राम रखें, जिसके अंतर्गत जितने भी एक स्टेरिलाइजेशन जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, सभी प्रकार के जो फैमिली प्लानिंग के जिसमें बच्चा पैदा ना हो, उस कंडीशन के अंदर सभी प्रकार के जो आर्टिकल्स है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, जितनी भी दवाइयां हैं, जितने भी हार्मोन वाली दवाइयां हैं, जितने भी मेथड है, वो एक जगह पे रखा दिया जाए। जिसको कंडोम यूज करना है वो कंडोम लेके जाएगा, जिसको नसबंदी करवानी है वो नसबंदी करवाएगा अपने मन के इच्छा के अनुसार।
जिसको दवाई लेनी है वो दवाई माला एन माला डी लेगा, जिसको जरूरत है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगाने का वो आईयूडी लगवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको यूज करने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार अपनाने के लिए एक प्लानिंग किया गया था, एक प्रोग्राम रखा गया था। ये क्या है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत। आया समझ में? ठीक है, दूसरा इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये कब आया था? 1954 के अंदर, 52 के अंदर, और ये कन्वर्ट हुआ था 1974 के अंदर। मेरे हिसाब से उस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1974 से लेकर के 1979 तक। ये रेंज याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये 1952 याद रखना है। नेक्स्ट है विथड्रॉविंग ऑफ इन्फेंट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क इज नॉन एज। शिशु के स्तनपान को छुड़ाने को कहते हैं वीनिंग, WEANING या वीनिंग। जैसे बच्चा है ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मदर मिल्क पी रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वह फीडिंग जिसके अंतर्गत 6 महीने तक उस बच्चे को पानी तक नहीं दिया जाता है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही दिया जाता है। परंतु आपने देखा होगा जिस प्रकार से एज बढ़ती है उस हिसाब से बच्चे को रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरी और प्रोटीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन के अंदर आफ्टर द 6 मंथ बच्चे को दाल का पानी, मटर का पानी, कई प्रकार के सेरेलॉक्स, ये सारे दिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं कहूं कि ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ में एक्स्ट्रा फूड दिया जाता है। बच्चे को एक लिक्विड सॉफ्ट डाइट टाइप का हल्का हल्का दिया जाता है, उसको टेस्ट करवाया जाता है, उसको आदत पटकी जाती है, ताकि क्या है, क्या लिखा हुआ है, शिशु के स्तनपान को छुड़ाते नहीं है, परंतु उसको थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, उसको एक्स्ट्रा डाइट के अंदर मिलाते रहते हैं, धीरे धीरे छुड़वाते हैं। तो ये एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं वीनिंग कंडीशन। एक कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के रूप में भी जाना जाता है। बच्चों ध्यान रखना, एक तो होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग जिसके अंदर बिलो द 6 मंथ तक बच्चों को केवल ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, उसको किसी भी प्रकार का पानी तक नहीं दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग वह ब्रेस्ट फीडिंग जिसके अंतर्गत आफ्टर द 6 मंथ तक बच्चों को वीनिंग के मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके अंतर्गत क्या वर्ड आता है, वीनिंग। ठीक है, तो विथड्रॉवल ऑफ इन्फेंट फ्रॉम द ब्रेस्ट मिल्क नॉन एज द वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन, इसको बच्चों स्टार डालो इसके अंदर, समझदार लोगों ने पहले ही लिख दिया होगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यदि मैं कहूं कि WHO वर्ड आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मैंने आपको ट्रिक बताया था, WJ, जे का मतलब होता है जिनेवा, जिनेवा, जी भी लिखो जिनेवा, ठीक है ना, WG, जे नहीं बच्चों, WG। उसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को। कब? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए एवरी ईयर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। इतनी बातें आपको WHO के अंतर्गत याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर को इंटरनेशनल एड्स डे। एड्स के बारे में 5 नंबर का समरी के रूप में एग्जाम के अंदर आएगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम किस कारण से होता है? एड्स किस कारण से होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में सारी डिटेल को भी ध्यान रखना है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होता है मलेरिया, यह ध्यान रखना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पे है? अभी तो बताया था WHO का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर लिखा हुआ है ना, जिनेवा, जिनेवा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, WG, जी मतलब जिनेवा, ऐसे याद रखना। जिनेवा का WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा में। इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मैंने पहले ही स्टार लगवा दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946। धीरे, अब देखिएगा, यूनिसेफ वाज द एस्टैब्लिश इन द ईयर, यूनाइटेड नेशन, देखो यूनिफॉर्म की यूनिसेफ, यूनिसेफ कब हुई थी स्थापना? 1946 के अंतर्गत। इसको एक ट्रिक के अंदर मैंने आपको बताया था, यू के बाद में क्या आ रहा है? एन, और एन का मतलब होता है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, एन का मतलब क्या हुआ? न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार से यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 के अंतर्गत। दूसरा है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? UN से मतलब रखना, यूनिसेफ। बच्चों में आपको WG लिखा दिया था और UN लिखा दिया था, ये दोनों ही ट्रिक आपको याद रखना है, नहीं तो एग्जाम के अंदर उकड़ सुकड़ हो जाएगा, ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। दूसरी बात है, WHO की फुल फॉर्म याद रखने के लिए बोला था, उसी प्रकार से इसको भी स्टार लगा दो और इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड 1946, और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इतनी बातें याद रखनी है। दूसरी बात कहूं कि मैं WHO के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कम्युनिटी के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में किसी कारणवश एग्जामिनर ने WHO पे ध्यान नहीं दिया तो किसके ऊपर ध्यान देगा? यूनिसेफ के ऊपर। तो यूनिसेफ क्या है, हेडक्वार्टर कहां है, कब उसकी स्थापना हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या सर्विस होती है, डिटेल से वर्णन करना है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजल्स कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द मिजल्स का होता है 10 to 14 डेज, 10 to 14 डेज होता है। दूसरा इंक्यूबेशन पीरियड है, उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा।
परिभाषा आपको याद रखना है, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड वह पीरियड जिसके अंतर्गत कोई भी बीमारी या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस एंट्री करने से लेकर के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उस एंट्री करने से लेकर के जो फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है उसके 20 के काल को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इस प्रकार से सभी प्रकार के बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड वो अलग अलग हो सकता है। इसमें मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ? 10 से 14 दिन। इस प्रकार से टीबी के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ? 7 से 14 डेज। इस प्रकार से मैं कहूं कि इन्फ्लुएंजा के अंदर टीबी का इन्फ्लुएंजा के अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 3 डेज। और इसके अंदर ओवर के अंदर भी याद रखना है 18 से 72 ओवर। मैंने आपको बताया था इन्फ्लुएंजा वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड घंटों के अंदर बताया हुआ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन तक होता है। आया समझ में? इस प्रकार के सभी प्रकार की बीमारियां होती है, इसका इंक्यूबेशन आपको याद रखना है ताकि एग्जाम के अंदर आए और आप झटाक से लिख दे। जैसे मैं कहूं कि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 5 ईयर। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होती है। रिकेट्स। सिक्स किलर डिजीज इन चिल्ड्रन आर कौन कौन सी? बच्चों में 6 जानलेवा बीमारियां। सबसे पहले डिप्थेरिया, दूसरा है पर्टुसिस, तीसरा टिटनस, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी, उसके बाद में ट्यूबरक्यूलोसिस और उसके बाद में मीजल्स। तो 3 नीचे लिखा है, 3 ऊपर लिखा है। 6 प्रकार की 6 किलर डिजीज, 6 जानलेवा बीमारी जिसके अंतर्गत बिलो द 5 ईयर के अंदर बच्चों को होने की संभावना ज्यादा, इनके द्वारा होने वाली डेथ भी ज्यादा होती है, इसलिए इसको 6 किलर डिजीज के अंतर्गत रखा गया है। यदि इसका प्रॉपर रूप से ट्रीटमेंट नहीं होता तो बच्चों की डेथ होती है। ठीक है, इसलिए इसको 6 किलर डिजीज के अंदर इम्यूनाइजेशन के अंदर प्रायोरिटी के साथ में रखा गया है। आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो सकती है। रतौंधी दिखेगा नहीं रात में, हिंदी में लिख लीजिएगा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत सारे बच्चे जिसके अंतर्गत इंग्लिश से एलर्जी है, ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश से एलर्जी है, एलर्जी बच्चों खत्म हो जाएगी एक दिन। ध्यान रखना, आप इंग्लिश के पीछे जिस दिन पड़ जाओगे, जो वर्ड नहीं आता है आप डिक्शनरी के अंदर से देखिए, जिस वर्ड का इंग्लिश का हिंदी में कन्वर्ट करना है, ऐसी कंडीशन के अंदर इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। बहुत सारे आजकल बड़े बड़े फोन आ गए, उस फोन के अंदर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर वाली बहुत है। वो आदम जमाना था जो चला गया, जो मार्केट से डिक्शनरी लाते थे और उसमें से देखते थे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में होता था, वो जमाना चला गया, हाथों हाथ बताएगा। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश के पास में रहना है, इंग्लिश के वर्ड ज्यादा यूज करना है। यदि आपने मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत यदि आपने एडमिशन लिया है, आपको इंग्लिश के अंदर मेडिकल सेक्टर के अंदर आपको कैरियर बनाना है, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको हिंदी से अलगाव करना पड़ेगा, हिंदी से थोड़ा दूर आना पड़ेगा।
आपकी स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब एक जाकर के आप एक परफेक्ट पर्सन बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि नहीं हिंदी में बताओ, और बढ़िया है डीप में हिंदी में बताओ, मेरे को हिंदी के अंदर मालूम ही नहीं पड़ रहा है कई बार। अब तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मेरे को मालूम है, मेरे को भी ऐसे ही था, मेरे को भी हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आ रही थी। मैंने जब एडमिशन लिया तब मैंने देखा ये कैसे पार पड़ेगा, परंतु पार पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अब मैंने सारे जो टर्मिनोलॉजी है, सारे इंग्लिश वर्ड है, मेरे को हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। उस कंडीशन में मैंने बहुत सारे डिक्शनरी से वर्ड लिखे हैं। आप भी ध्यान रखिएगा, जो वर्ड नहीं आता है वो कॉपी के लास्ट वाले पेज के अंदर, 2-3 पेज के अंदर हमेशा लिखते रहो। दूसरी बात, कई ऐसे वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड, मोर देन 85% हर बीमारी के अंदर सारे सेम रहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो, कई प्रकार के डायग्नोसिस हो, कई प्रकार के ट्रीटमेंट हो, मोस्टली सेम होते हैं। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हिंदी के पीछे पड़े हो, क्यों प्रतिजन प्रतिबॉडी के पीछे पड़े हो, क्यों नहीं बोलते हो एंटीजन एंटीबॉडी, प्रतिजन और प्रतिरक्षा, एंटीजन एंटीबॉडी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय एड्स प्रोग्राम वर्ष में शुरू हुआ और किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तिथि बताइए बच्चों। 1995 1995 19 क्या लिखा हुआ है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 बच्चों, 1995 नहीं। पूरा शरीर दुख रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, नेक्स्ट देखिएगा, इसका लिख दिया बच्चों, इसको करेक्शन कर दीजिएगा। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका बताइएगा, देखिएगा, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन, अब नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1962 के अंदर। दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1975, जिसको ICDS बोलते हैं बच्चों, समेकित। अब इसके अंतर्गत ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर होने वाली सभी प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। बच्चों इसको भी याद रखना, ICDS ये भी आता है 5 नंबर का समरी के रूप में। ICDS क्या होता है, ICDS के अंदर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ठीक है, या उसका क्या फंक्शन है, इसके बारे में डिटेल से वर्णन करें। तो ICDS प्रोग्राम है वो स्टार्टेड कब हुआ था? 1975 के अंदर। और 1976 के अंदर कौन सा प्रोग्राम आया था? ब्लाइंडनेस, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के नाम। अब देखिएगा, अब इसके अंतर्गत लिखा हुआ है डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन है तो क्या रहेगा? प्रोटीन है क्वाशियोरकोर, क्वाशियोरकोर रहेगा। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर,
और एनर्जी है उसकी कमी से एनर्जी या कैलोरी बोल दो इसको, जिसके अंतर्गत क्या होता है मेरास्मस। मेरास्मस। अब क्वाशियोरकोर देखिएगा, मैंने लिख दिया ट्रिक KPME। ये ट्रिक बच्चों याद रखना है। ए डेफिशिएंसी ऑफ द एनर्जी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मेरास्मस बीमारी होगी। मैं कहूं कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी? क्वाशियोरकोर। इस प्रकार से ये माल न्यूट्रिशन के अंदर आता है, माल न्यूट्रिशन, जिसके अंतर्गत इसको एक कंबाइंड रूप से बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जब बॉडी के अंदर एनर्जी कैलोरी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर एनर्जी या कैलोरी की कमी हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर कौन सी बीमारी होगी? मेरास्मस होगा। जब प्रोटीन की कमी होती है तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी होगी? क्वाशियोरकोर। KPME, ये दोनों ट्रिक याद रखना है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब थोड़ी सी बात करते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। जिसमें बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो वो क्या पर्सन हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। उसका शरीर का हुलिया चेंज हो जाता है, उसकी पसलियां दिखने लग जाती है, ठीक है, कंकाल तंत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार से पर्सन आपने देखा होगा, मोस्टली बहुत सारे बच्चे सफर करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये एक बीमारी होती है। इसके अंतर्गत दो बीमारियां का जिक्र किया गया है। एक तो प्रोटीन P मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी क्वाशियोरकोर के बारे में, दूसरा है एनर्जी की कमी से होने वाली बीमारी मेरास्मस के बारे में। तो क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस इज ए माल न्यूट्रिएंट बीमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड ऑन, अब देखिएगा 12 मई 12 मई इंटरनेशनल नर्सेज डे is celebrated on 12th May every year for the eve of a birth of the Florence Nightingale। नर्सिंग की जन्मदात्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर प्रत्येक साल 12 मई को क्या मनाया जाता है? फ्लोरेंस या इंटरनेशनल नर्सेज डे के रूप में मनाया जाता है, उनकी याददाश्त के अंदर। दूसरी बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैक्सीन ऑफ द TB BCG, स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। बच्चों जिस वर्ड के पीछे लॉजी लिखा रहता है या लोगस होता है उसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी। जिस वर्ड के आगे माइक्रो लिखा रहता है उसका मतलब होता है स्मॉल, या ऐसा स्मॉल जिसको बोलते हैं सूक्ष्म। जिस वर्ड के आगे मैक्रो लिखा रहता है उसका मतलब होता है मैक्रो, लार्ज, बड़का या बड़ा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। मैं कहूं कि स्टडी ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी इज नोन एज द, इसको किस नाम से जानेंगे? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। 1 egg contains 70 किलो कैलोरी ऑफ प्रोटीन। 70 आगे क्या लिखा हुआ है? 70 किलो कैलोरी नहीं, 70 ग्राम। देखो 70 ग्राम
ऑफ प्रोटीन, एक अंडे के अंदर एक एन एग कंटेन 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन, नहीं, एक अंडे के अंदर प्रोटीन होता है एक बार इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, मेरा थोड़ा दिमाग से फिसल गया है। एक के बारे में मैं बताऊंगा, एक के बारे में, एक के बारे में, अंडे के बारे में एक हिस्ट्री बताऊंगा आपको, ठीक है, सारी बात बताऊंगा, उसके अंदर क्या ध्यान रखना, एक ट्रिक भी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसको छोड़ दीजिएगा। 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी? फैट के द्वारा कितना किलो कैलोरी मिलता है बच्चों? इसको 75 को पोस्टपोन रखें, होल्ड रखें। अब देखिएगा 1 ग्राम फैट के द्वारा कितना किलो कैलोरी मिलेगी? 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 1 ग्राम फैट यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। दूसरी बात करते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तीसरी बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब देखिएगा, इतना ध्यान रखें बच्चों, 1 ग्राम ऑफ फैट 9 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ये इसको याद रखना बच्चों, इसको याद रखना है। आप रख सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी मिलती है वो फैट से मिलती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इसको आप ऐसे याद रखते हैं CFP, इसको छोड़ दीजिए, ट्रिक, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाओगे। मैक्सिमम फैट से और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4। उसके बाद में एन एग कंटेन ऑफ प्रोटीन, कितना प्रोटीन है एक अंडे से? मेरे हिसाब से लगभग 13 ग्राम, ठीक है ना, मेरे हिसाब से 13 ग्राम मिलता है प्रोटीन। दूसरे मैं कल इसके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं या किस बीमारी को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं? टाइफाइड फीवर। ट्रिक मैंने ये बताया था। उसके बाद में WT लिख दो आप, क्योंकि डिप्थीरिया के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं? सिक टेस्ट, जिसको मैंने बताया था SD, ठीक है ना। इस प्रकार से WT और SD, ये दोनों ही बच्चों याद रखना है ट्रिक, ये दोनों ही ट्रिक याद रखना है। कौन से ट्रिक? एक आपको याद रखना है WT और SD। T का मतलब टाइफाइड और D का मतलब डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया के अंदर टेस्ट करते हैं वो सिक टेस्ट करते हैं। डिप्थीरिया के अंदर सिक टेस्ट करते हैं। टाइफाइड के अंदर विडाल टेस्ट करते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यदि एग्जाम के अंदर टेस्ट में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डिप्थीरिया और टाइफाइड में से ही आएगा। इसको मैंने ट्रिक लिखा दिया है, इन दोनों को आप याद रखें, कंफ्यूजन नहीं होए। उसके बाद में बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए की कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। बार बार आ रहा है, VVI है, कंफ्यूजन के अंदर मिस्टेक से वापस टाइप हुआ था, ठीक है, बट VVI है इसलिए आ रहा है, ये समझना आप।
रिकेट्स डिजीज इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी टू अवॉइड द इन्फेंट फ्रॉम मदर टू मिल्क इज नोन एज, क्या बोलते हैं? विनिंग। अभी बताया था आपको। सभी को स्वास्थ्य सन तक बढ़ाया जा गया कब? हेल्थ फॉर ऑल हैज बीन एक्सटेंड फॉर द ईयर 2000। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी 1948। उसके बाद में है विड्रॉइंग ऑफ इन्फेंट फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग इज नोन एज विनिंग। इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड 1 दिसंबर। मरासमस या मेरासमस, मेरासमस इज काज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मेरासमस के अंदर एनर्जी, ऊर्जा, कैलोरी, ठीक है ना, एनर्जी, ऊर्जा। मैंने आपको ट्रिक बताया था KPME, एनर्जी की वजह से मेरासमस, प्रोटीन की वजह से क्वाशियरकोर। ये याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाते हैं, बार बार कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। ये क्यों? क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं, उल्टे फुलटे हो जाते हैं, उकड़ सुकड़ हो जाते हैं, इसका ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, वैक्सीन इज गिवन फॉर द वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस के अंदर कौन सा देते हैं बच्चों? एक इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन जी, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन जी, ठीक है। ये देते हैं किसको? बीमारी को रोकने के लिए, वायरल हेपेटाइटिस। बच्चों जिस वर्ड के पीछे ITIS लगा रहता है उसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन का मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे? सूजन आना। सूजन किसके अंदर आया है? हेपेटो लिखा हुआ है। हेपेटो इज रिलेटेड टू लीवर, और लीवर हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे? यकृत, ठीक है। तो लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस इज वेरियस टाइप के अंदर होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, G, इतने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, अपने वो आगे डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन द फीमेल। अभी मैंने तुरंत बताया था ट्यूबेक्टोमी, 2 वर्ड बताए थे बच्चों। परमानेंट, ए ऑपरेशन ऑफ द परमानेंट स्टेरिलाइजेशन इन द फीमेल, क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ये किसके अंतर्गत होता है? फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर। और मेल के अंदर क्या होता है बच्चों? वासेक्टोमी। उसके बाद में मलेरिया इज काज्ड बाय, मलेरिया किससे होता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। दूसरा है मलेरिया इज पैरासाइट प्रोटोजोआ है। उसके बाद में इसके बीच डिजीज इज काज्ड बाय माइट, इसके बीच इज द डिजीज बाय माइट। इसके बीच एक क्या है? एक स्किन डिसऑर्डर के अंदर है सार्कोप्टेज, इसके बाई, है ना। इसका जो केजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों, इसके बीच के अंदर क्या होता है? मक्खियां आ गई भाई, सार्कोप्टेज, इसके भाई सार्कोप्टेज, इसके भाई, ये इसके भी डिजीज कोज करता है। अब ये इसके भाई क्या है? एक माइट है। क्या है? माइट है। इसका केजिटिव ऑर्गेनिज्म
सार्कोप्टेज इसके बाई, मतलब इसके अंदर एस आ रहा है, इसके अंदर एस आ रहा है, एस से एस, इस प्रकार से ध्यान रखना। उसके बाद में पेलेग्रा इज काइड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3, विटामिन B3, विटामिन B3 जिसमें क्या होता है, नियासिन। ए डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन की वजह से पेलेग्रा रोग होता है। इसके बारे में भी, पेलेग्रा के बारे में भी मैं डिटेल से बताऊंगा। अब देखिएगा, द डेप्थ ऑफ द वाटर सील RCA, जो वाटर सील ड्रेनेज होता है उसकी डेप्थ होती है 20 मीटर, 20 मीटर होता है। वाटर सील ड्रेनेज होता है उसकी गहराई कितनी रखेंगे, 20 मीटर। उसके बाद में है इच माइट काइड बाय, कौन सी, इसके बीच डिजीज। नियोन इज ए इंसर्ट गैस, एक अक्रिय गैस होती है, सक्रिय नहीं होती है ना। 1 ग्राम ऑफ द फैट इज गिवन द 9 किलो कैलोरी। आ रहा ना, सारे याद आ रहा ना बच्चों? जिसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं वो पूरा कर सकता है। अब मैं थोड़ा थक गया हूं बच्चों, 55 तक ये लास्ट कर देते हैं, फिर बाद में छोड़ देते हैं। देखिएगा, ए टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट टू द बॉडी, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एजेंट है, सूक्ष्म जीव है, वो एंट्री करता है। उस एंट्री करने से लेकर के अपीयरेंस ऑफ द साइन सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है, इसके बीच को काल को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में बोलते हैं उद्भवन काल। इतनी बातें बच्चों आपको याद रखना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत 3 या 4 क्लास होगा बच्चों, कंटिन्यूस क्लास रखना है, लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा लिखना है। दूसरा, वीडियो की आपके पास में यदि आपको जैसे ही अपलोड होता है उसके बाद में आपके पास में मैसेज आएगा, घंटी आएगा, तो उसके लिए बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस करना है, दबा देना है, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा यूट्यूब वाले क्या कर देंगे, आपको हल्का सा इंफॉर्मेशन कर देंगे, मैसेज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।